बनारस या काशी, महाकाल की वो रहस्यमयी नगरी जहां जीवन और मृत्यु का सीधा सामना होता है। दूर दूर से मुसाफिर मणिकर्णिका घाट का वो मंजर देखने आते हैं जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती। दिल्ली से आए दो दोस्त अभय और रोहन भी अनजान बनकर इसी घाट की सैर पर निकले थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जब काल चक्र का एक तय पहर, ग्रहों की अशुभ दशा और एक रहस्यमयी जगह, ये तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो इंसान का सीधा वास्ता उन पारलौकिक और अदृश्य शक्तियों से होता है जो इस दुनिया की नहीं है। अभय को अंदाजा भी नहीं था कि मोक्ष का ये घाट उसके लिए मौत का सबसे खौफनाक जाल बनने वाला था। बात साल 2014 की है। दिन भर बनारस की गलियों की खाक छानने के बाद अभय और रोहन रात के वक्त मणिकर्णिका घाट के किनारे एक चाय की टपरी पर रुके। सामने घाट पर हमेशा की तरह चिताओं की लपटें उठ रही थी, लेकिन अभय की नजरें चाय पर नहीं, उस शमशान की राख पर टिकी थी। वो घाट उसे किसी अदृश्य डोरी से अपनी तरफ खींच रहा था। रोहन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ है जो सदियों से सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ भाई, लेकिन इस मिट्टी और राख से एक अजीब सा जन्मों जन्मों का नाता महसूस हो रहा है। चाय वाला उनकी ये बात सुन लेता है। वो उबलती चाय में पत्ती डालते हुए रुकता है और एक गहरी रहस्यमयी नजर से दोनों की तरफ देखता है। बाबूजी, आप पहले मुसाफिर नहीं हो जिसे ऐसा एहसास हो रहा है। ये महाशमशान है। जाने कितनी रूहें यहाँ आकर मुक्त हो जाती हैं और जाने कितनी यहीं इसी राख में कैद रह जाती हैं। अपनी अधूरी लालसाओं और तड़प के साथ वो इन्हीं घाटों की सीढ़ियों पर भटकती रहती हैं, बस इसी आस में कि कोई उनका अपना आएगा और उनकी अधूरी प्यास बुझाकर उन्हें मुक्ति दिलाएगा। सुन लिया? देख ले भाई, कोई ना कोई अतृप्त रूह तेरा ही इंतजार कर रही है घाट पर। अब उसकी अधूरी इच्छा तू ही पूरी करेगा। अभय उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी नजरों में वो खिंचाव कम नहीं होता। बाबा, एक बात बताइए, क्या मरने के बाद सब कुछ सच में राख हो जाता है, या वो इच्छाएं कहीं बच जाती हैं जो इंसान जीते जी पूरी नहीं कर पाया? बाबूजी, ये जो धुआं उठ रहा है ना, इसमें सिर्फ लकड़ी नहीं जल रही, इसमें उम्मीदें, वादे और अधूरी हसरतें भी जल रही हैं। शरीर राख बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, पर वो तड़प, वो यहीं हवा में ठहर जाती है। पर बाबा, विज्ञान तो कहता है कि मौत के बाद सब खत्म। ये अधूरी इच्छाएं और रूहों की बातें तो सिर्फ कहानियां हैं, मन को बहलाने के लिए। विज्ञान शरीर को जानता है बाबूजी, सफर को नहीं। कभी गौर किया है, कुछ लोग पहली बार किसी अजनबी जगह आकर भी रो पड़ते हैं, जैसे उन्हें वहां की गलियों से कोई पुराना घाव मिला हो। मौत अंत नहीं है, बस एक पड़ाव है। जिसकी प्यास अधूरी रह गई, वो अगली बार फिर किसी और रूप में लौट आता है, अपनी उसी प्यास को बुझाने। तो क्या ये मुमकिन है कि हम सब यहाँ किसी पुरानी तलाश में ही वापस आए हों? मुझे यहाँ बैठकर लग रहा है जैसे मैं मरना नहीं, बल्कि किसी पुराने मर चुके हिस्से को जिंदा करने आया हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना यहीं कहीं इन सीढ़ियों पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा है। भाई, तू कैसी अजीब बातें कर रहा है। तू पहली बार वाराणसी आया है, तेरा यहाँ कोई नहीं है। बाबूजी, शमशान में कोई अजनबी नहीं होता,
यहाँ हर जलने वाली देह हमें ये याद दिलाती है कि हम भी कतार में हैं। जिसकी इच्छाएं भारी होती हैं उसकी रूह को ये घाट जाने नहीं देता। वो यही भटकती रहती है इस इंतजार में कि कोई ऐसा मिले जो उसकी कहानी को पूरा कर सके। छोड़ो ये सब दार्शनिक बातें। देख भाई, तू यहाँ शांति ढूंढने आया था और बाबा ने तुझे डरा दिया। चल अब, रात बहुत हो गई है। मुझे पता था बाबूजी, आप यही समझोगे। आजकल के लड़कों को लगता है कि जो आंखों से नहीं दिखता उसका वजूद ही नहीं है। आप इसे मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं, लेकिन इतिहास में अगर कुछ लिखा है तो वो किसी वजह से ही लिखा गया है। उसे अनदेखा करने की भूल आने वाली पीढ़ी करती जा रही है और फिर वही गलतियां दोहराती है। गलतियाँ? कैसी गलतियाँ बाबा? हम तो बस यहाँ घूमने आए हैं। अनदेखा करने की गलती बाबूजी, आप जिसे महज धुआं कह रहे हैं वो किसी का आखिरी संदेश भी हो सकता है। हमारे पूर्वज जानते थे कि प्रकृति और आत्मा के बीच एक महीन धागा होता है। जब कोई अतृप्त होकर जाता है तो वो अपनी ऊर्जा यहीं छोड़ जाता है। आप इसे वहम कह के टाल देते हैं और वो रूहें सदियों तक उसी सन्नाटे में कैद रह जाती हैं। विज्ञान शायद इसे ना माने, पर ये घाट गवाह है। अनकही बातें कभी मरती नहीं। तो क्या वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं? यही तो खेल है। आपने इसे मजाक समझा, पर इस घाट ने आपको चुन लिया है। पागल मत बन भाई। देख, तू थक गया है। चल कमरे में, सो जाएगा तो सब ठीक लगेगा। डर नहीं है रोहन, ये तो सच है। जैसा तूने कहा था कि कोई ना कोई अतृप्त रूह तेरा ही इंतजार कर रही है घाट पर। अब उसकी अधूरी इच्छा तू ही पूरी करेगा। चाय खत्म करने और दूर से गंगा आरती के दर्शन करने के बाद दोनों रात के अंधेरे में अपने विश्राम गृह की ओर लौट जाते हैं। अभय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूस की कड़कड़ाती ठंड का समय था और बाहर एक मनहूस सा घना कोहरा छाने लगा था। रात का सन्नाटा ऐसा था कि दूर जलती चिताओं के चटकने की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक हाड़ कपा देने वाली इस बर्फीली ठंड में आग की लपटों जैसी ये गर्म हवा कहाँ से आई? अभय की नजरें उस रहस्यमयी साए पर जम गईं। उस भयंकर शीत लहर में जहां इंसान दो रजाइयों में भी कांप उठे, उस लड़की के शरीर पर केवल एक साधारण सा सूती लिबास था। न कोई गर्म चोगा, न कोई दुशाला। कुछ पल उस अजनबी को घूरने के बाद अभय वापस अपने बिस्तर पर आ लेटा, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी अब एक अनजाने खौफ में बदल रही थी। आंखें मूंदते ही उसे उसी लड़की का डरावना अक्स दिखाई देता। जब आधा पहर यूं ही करवटें बदलते बीत गया और उससे रहा नहीं गया, तो वो वापस छज्जे पर आया और सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो लड़की अब भी बिल्कुल उसी मुद्रा में पत्थर की मूरत बनी वहीं बैठी थी। आधी रात अभय बिना रोहन को बताए होटल से निकलता है और घाट पर उस लड़की से थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाता है। अभय ने भारी जैकेट और शॉल पहनी है। वो बात शुरू करने का बहाना ढूंढता है। आपको ठंड नहीं लग रही? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। जैकेट के ऊपर भी शॉल डालनी पड़ रही है। और आपने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना। माया धीरे से अभय की तरफ देखती है, हल्का सा मुस्कुराती है और फिर मुंह फेर लेती है। आप यहीं बनारस से हो? लड़की सिर्फ हां में सिर हिलाती है। अभय कुछ और बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की इग्नोर करती है। शायद इसे मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं आ रहा। चलिए, रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। अभय जैसे ही मुड़कर जाने लगता है, पीछे से आवाज आती है।
सुनो। अभय पीछे मुड़ता है और उस लड़की का चेहरा देखकर अंदर तक दहल जाता है। जब वो पहले बैठी थी तो सिर्फ आधा चेहरा दिख रहा था। अब जब वो घूमी तो उसके चेहरे के दूसरे हिस्से पर एक बहुत लंबा और गहरा घाव था। घाव इतना ताजा था जैसे 1-2 दिन पहले ही लगा हो। मुझे वाकई बहुत ठंड लग रही है। क्या आप अपनी शॉल मुझे दे सकते हैं? उस आवाज में एक ऐसा हिप्नोटिज्म था कि अभय मना नहीं कर सका। घाव देखकर वो सुन्न था। उसने अपनी शॉल उतारी और उस लड़की के हाथ में रख दी। शॉल ओढ़कर वो लड़की बिना कुछ कहे विपरीत दिशा में चलने लगी और कोहरे में ओझल हो गई। अभय होटल वापस आ गया, लेकिन रात भर सोचता रहा कि क्या वो घरेलू हिंसा का शिकार थी? क्या किसी ने उसे मारा है? अगली सुबह अभय और रोहन शहर घूमने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुकते हैं और वहीं बैठकर चाय का मजा लेने लगते हैं। तू तो बड़ा 30 मार खान बन रहा है। शॉल दे आया, ना कोई नंबर ना पता। अब कहाँ ढूंढेगा उसे? यार रोहन, मुझे पक्का एहसास हो रहा है वो आज रात फिर घाट पर आएगी। चाय पीते पीते अचानक अभय की नजर पास वाले मकान पर जाती है। नीचे एक कपड़ों की दुकान है और वहीं एक कील पर वही शॉल टंगी हुई दिखती है। रोहन, वो देख मेरी शॉल। इसका मतलब वो लड़की यहीं कहीं आसपास रहती है। भाई, दुनिया में एक ही शॉल थोड़ी है, किसी और की होगी। तभी अभय को फिर से वही गर्म हवा का झोंका लगता है। वो झटके से ऊपर की तरफ देखता है। रुक जा, वो देख ऊपर खिड़की में। मकान की खिड़की में माया खड़ी है। वो अभय को देखकर मुस्कुरा रही है। रोहन भी उसे देखता है, लेकिन उसे देखते ही रोहन को एक बहुत भयानक और नेगेटिव वाइब आती है। वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। भाई, मुझे इससे बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही हैं। मुझे ये इंसान नहीं लग रही। चल यहाँ से। तुझे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है बाबू भैया। तुझे अजीब लग रहा है तो मत देख, मैं जा रहा हूं होटल। अभय गुस्से में वहां से चला जाता है। रोहन वहीं रुक जाता है और सच जानने का फैसला करता है। रोहन सच का पता लगाने के लिए नीचे कपड़ों की दुकान में जाता है और कपड़े देखने का बहाना करता है। तभी दुकान का मालिक वहां आ जाता है। अरे बेटा, तुम तो वही हो ना जो अभी बाहर चाय की टपरी पर बैठे थे? क्या ढूंढ रहे हो? जी चाचा जी, वो हम हाथ मुंह धोने के लिए जगह देख रहे थे, पर वहां ऊपर खिड़की में एक लड़की खड़ी थी जिसके चेहरे पर बहुत लंबा और गहरा घाव था, तो हम वहां से पीछे हट गए। घाव की बात सुनते ही चाचा जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बुरी तरह कांपने लगते हैं। घाव? कैसा घाव? कौन सी लड़की की बात कर रहे हो तुम? रोहन उन्हें रात वाली पूरी बात बता देता है कि कैसे अभय ने घाट पर उस लड़की को अपनी शॉल दी थी। चाचा जी चुपचाप रोहन का हाथ पकड़ते हैं और उसे घर के अंदर ले जाते हैं। घर के अंदर दीवार पर एक तस्वीर टंगी है जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ है। तस्वीर में हूबहू वही लड़की है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घाव नहीं है। क्या यही थी वो? हाँ, बिल्कुल यही थी। ये मेरी भतीजी माया है बेटा। कुछ दिन पहले ही एक भयानक हादसे में इसकी जान जा चुकी है। मौत के वक्त इसका चेहरा बुरी तरह कट गया था। तुम्हारे दोस्त ने रात में जिसे शॉल दी, वो एक भटकती हुई आत्मा है। अगर जान प्यारी है तो जल्दी से अपने दोस्त को लेकर ये शहर छोड़ दो। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की के प्यार में अभय पागल हो रहा था, वो कोई जिंदा इंसान नहीं,
मौत का साया थी। रोहन पागलों की तरह अभय को ढूंढने भागा, लेकिन अभय ना अपने कमरे में था और ना ही घाट पर। वो गायब हो चुका था। दिन भर अभय को ढूंढने के बाद वो उसे एक अघोरी के सामने लाकर रस्सियों से बांध देते हैं। बाबा, मेरी भतीजी माया दिल्ली पढ़ने गई थी। वहां एक लड़के ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। उस लड़के के कई और लड़कियों से चक्कर थे। माया ने बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बताया और घुट घुट कर उसने एक दिन अपनी जान दे दी। रोहन को अचानक झटका लगता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। माया? दिल्ली? अभय ने भी तो दिल्ली में माया नाम की एक लड़की को फंसाकर छोड़ा था। क्या ये वही? हे भगवान, क्या इस लड़के ने उसे कुछ दिया था? हाँ, अभय ने उसे अपनी शॉल दी थी। ये शॉल, इसने कुछ मांगा नहीं था। ये पापी खुद चलकर अपनी मौत के पास गया है। बाबा मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अचानक अभय का शरीर बहुत तेजी से कांपने लगता है। उसकी रस्सियां कस जाती हैं। अभय जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन वो आवाज अभय की नहीं, माया की थी। और देखते ही देखते अभय के चेहरे पर हूबहू वही लंबा घाव उभर आया जो उस रात माया के चेहरे पर था। छोड़ दो इसे बाबा, इसने मुझे रुलाया है, बहुत तड़पाया है। इसने मुझे प्यार के नाम पर ऐसा तोड़ा कि जीने की हर वजह छीन ली। मुझे मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। अब मैं इसकी सांसें लेकर ही जाऊंगी। अभय की आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। माया की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो रस्सियां तोड़ देती है। रोहन और चाचा जी डर जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर कोई आत्मा बिना न्याय के मुक्त नहीं होती। आज मेरा न्याय होगा। अभय के ही हाथ अचानक उठते हैं और बहुत भयंकर तरीके से उसकी अपनी ही गर्दन को कसकर दबाने लगते हैं। रोहन चीखता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। अभय के मुंह से वही शमशान की राख और खून बाहर आने लगता है। कुछ पलों की खौफनाक तड़प के बाद अभय का शरीर जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ता है। एकदम शांति छा जाती है। कोई हवा नहीं, कोई आवाज नहीं। अभय के चेहरे से वो घाव का निशान गायब हो चुका है। न्याय पूरा हुआ। आज मणिकर्णिका ने एक और आत्मा को